क्या आपने इस कहानी का पार्ट एक मिस कर दिया? कोई बात नहीं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे देखाओ ताकि आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। और जो लोग पहले से तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की एक्साइटिंग स्टोरी। लैंगफोर्ड सबसे पहले खड़ा हुआ और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे खड़े हो गए, क्योंकि जाहिर तौर पर अमीर लोगों के पैसे के साथ अपना एक गुरुत्वाकर्षण आता है। प्रिया, उसने कहा। मिस व्हिटमोर नहीं, सिर्फ प्रिया। उस एक शब्द ने ही मुझे काफी कुछ समझा दिया था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी। बधाई हो, आज की सुबह काफी हैरान करने वाली रही है। प्रिया शिष्टता से मुस्कुराई। सरप्राइजेस को हैंडल करना तब और आसान हो जाता है जब लोग उन्हें हथियार बनाने की कोशिश न करें। ये सुनते ही मेज पर बैठे कुछ मेहमान बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए। कविता ने अपना ग्लास हवा में उठाया, जैसे वह बिना बात के ही इस पूरे ड्रामे को एंजॉय कर रही हो। लैंगफोर्ड की मुस्कान अपनी जगह टिकी रही। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आज की रात हर किसी को क्लैरिटी, स्पष्टता देगी। क्लैरिटी। अमीर लोगों को मुसीबत के लिए साफ सुथरे शब्द इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। प्रिया ने अपना हाथ मेरी बांह में डाल दिया। बिल्कुल जानबूझकर किया गया फैसला। मेज पर बैठे हर इंसान ने इस पर ध्यान दिया, और मेरे नर्वस सिस्टम ने तो और भी ज्यादा ध्यान दिया। लैंगफोर्ड ने मेरी तरफ देखा, और तुम शायद वही आदमी हो जिसके बारे में सुबह से हर कोई पूछ रहा है। मेरा मुंह खुला। तभी प्रिया की उंगलियों ने मेरी आस्तीन को हल्के से दबाया। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने का तरीका था। मैंने एक गहरी सांस ली। विराज, मैंने कहा, अगर आज रात के लिए सिर्फ विराज ही काफी हो तो। लैंगफोर्ड की आंखें तेज हो गईं। वो मेरा लास्ट नेम जानना चाहता था। यह हमारी एक छोटी सी जीत थी। कविता ने अपना ग्लास नीचे रखा। कितनी सादगी है, एक सीक्रेट मंगेतर जिसका कोई लास्ट नेम भी नहीं है। प्रिया, तुम सच में अपने पास रहस्यों का कलेक्शन रखती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। आज सिर्फ एक ही रहस्य है कि आखिर सुबह के नाश्ते से पहले कौन प्राइवेट दरवाजों के बीच से तस्वीरें खींचता रहता है। यह सुनते ही मेज पर सन्नाटा छा गया। कई मेहमान मेरी जगह अब कविता को घूरने लगे। उसकी उंगलियां उसके ग्लास के तने पर कुछ ज्यादा ही तेजी से हिलीं। लैंगफोर्ड ने मेज की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि यह डिनर कोर्ट रूम में बदल जाए, क्या हमें बैठना नहीं चाहिए? हम मेज के बिल्कुल आखिरी छोर पर बैठ गए। मेरे सामने 3 अलग अलग ग्लास रखे थे जो मुझे कुछ ज्यादा ही आक्रामक लग रहे थे। एक वेटर आया और उसने उन्हें भरना शुरू किया। मैं अपने बाईं तरफ वाले ग्लास को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी प्रिया थोड़ा करीब झुकी। वह तुम्हारा नहीं है। मैं ग्लास को हवा में पकड़े हुए ही जम गया। क्या? तुम्हारा वाला दाईं तरफ है। मैंने उसे बहुत ही सावधानी से वापस नीचे रख दिया। कविता ने इस बात को नोटिस कर लिया। क्या यह आप दोनों का एक साथ पहला फॉर्मल डिनर है? उसने बहुत ही मीठे लहजे में पूछा। मैंने उन ग्लासेस की तरफ देखा, इतने सारे कप्स के साथ। बिल्कुल पहला है। यह सुनकर मेज पर बैठे 2-3 मेहमान हंस पड़े। वे मुझ पर नहीं हंस रहे थे, वे मेरे साथ हंस रहे थे। यह एक बिल्कुल अलग और खतरनाक एहसास था। लैंगफोर्ड ने अपनी वाइन पीते हुए हमें गौर से देखा। तुम इस सर्कल के आदी नहीं लगते। मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था। मैं नाटक कर सकता था कि मैं हमेशा से ओशन टेरेस डिनर्स और खास कामों के लिए बने चम्मचों और कांटों के बीच ही बड़ा हुआ हूं। लेकिन वह नाटक मुश्किल से 8 सेकंड चलता और मैं किसी गलत वसीयत पर मक्खन लगा बैठता। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख रहा हूं। कविता थोड़ा आगे झुकी। प्यार के लिए सीख रहे हो? उसका लहजा ऐसा था जैसे प्यार कोई पेड इंटर्नशिप, सैलरी वाली ट्रेनिंग हो। मैंने जवाब दिया, सीख इसलिए रहा हूं क्योंकि जब लोग आपको घूर रहे हों तो यह पता होना अच्छा रहता है कि कौन सा ग्लास चोरी नहीं करना है। मेज पर और हंसी गूंज उठी। कविता की मुस्कान अब पतली हो गई। लैंगफोर्ड थोड़ा पीछे की तरफ झुका। कम से कम ये ईमानदार है, प्रिया ने कहा। यह आमतौर पर ईमानदार ही रहता है। उसने ये बात ऐसे कही जैसे वह मुझे जानती हो, जैसे यह हमारा पहला दिन ना हो जहां हम नाटक कर रहे थे। डिनर का पहला कोर्स आ गया। एक छोटा सा सलाद जिसमें सिर्फ एक पत्ती, 2 बेर और कुछ ऐसा था जो देखने में एक सजावटी माफीनामा लग रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या ये सच में खाना है? मेज के नीचे प्रिया का घुटना मेरे घुटने से टकराया। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरा मतलब है बहुत ही खूबसूरत खाना है। सलाद से लड़ाई मत करो। इसी से शुरुआत हुई। उसका मुंह थोड़ा सा झटका। कविता ने उस छोटे से एक्सचेंज को अपनी संकीर्ण आंखों से देखा। वह उम्मीद कर रही थी कि हम बिल्कुल सख्त, पॉलिश्ड और सावधान रहेंगे। लेकिन प्रिया और मेरे साथ एक अलग समस्या थी। हम दोनों बुरी तरह थके हुए थे, चिढ़े हुए थे और एक साथ फंस चुके थे।
जाहिर तौर पर अगर लाइटिंग महंगी हो तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल केमिस्ट्री जैसा दिखता था। लैंगफोर्ड ने पूछा, तुम और प्रिया कैसे मिले? हर एक आंख मेरी तरफ घूम गई। मैं नेहा के सिखाए हुए जवाब की तरफ बढ़ा। प्राइवेट में महीनों पहले, इसे छोटा रखो। तभी कविता ऐसे मुस्कुराई जैसे वह मेरे स्क्रिप्ट सुनाने का इंतजार कर रही हो, और उसकी उस झल्लाहट ने मुझे एक सही दिशा में बेवकूफ बनने की हिम्मत दे दी। हम बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से मिले थे, मैंने कहा। उसने मुझे पहले ही मिनट में सही कर दिया था। लैंगफोर्ड की एक भौं ऊपर उठी। किस बारे में? कई चीजों के बारे में। ज्यादातर इस बारे में कि वह एक ऐसी औरत नहीं है जिसे आप दूर खड़े होकर और सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर समझ सकें। मेज पर दोबारा सन्नाटा छा गया। प्रिया ने आधा सेकंड के लिए नीचे देखा, फिर पानी की एक चुस्की ली। लैंगफोर्ड ने मुझे गौर से देखा। दिलचस्प जवाब है। सच कहूं तो सर, यह सबसे सेफ वर्जन था। कविता ने बीच में बात काटी। और आप दोनों की एक साथ पहली ट्रिप कहां की थी? मेरा मुंह मेरे दिमाग के पहुंचने से पहले ही खुल गया। तकनीकी रूप से यही वाली। प्रिया की हील तुरंत मेरे जूते पर आ बैठी। मैंने बहुत तेजी से सुधार किया। प्राइवेट तौर पर यही वाली? हीरे का ब्रेसलेट पहने एक औरत ने अपना मुंह छिपा लिया। लैंगफोर्ड मनोरंजन के भाव में दिखा। कविता मुस्कुराई क्योंकि उसने मेरी उस घबराहट को पकड़ लिया था। एक सबूत कि मैं अभी भी वही पुराना विराज था। फिर उसने सीधे जख्म पर वार किया। तो तुम दोनों की सगाई को कितना समय हो गया है? इतना समय कि ये मायने रखे, प्रिया ने कहा। यह कोई तारीख नहीं हुई। यह तारीख होने के लिए कहा भी नहीं गया था। तो कोई तारीख नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई दिखाई देने वाली अंगूठी नहीं, और तुम्हारे सर्कल में किसी को कानो कान खबर तक नहीं? मुझे माफ करना, लेकिन यह प्राइवेसी से ज्यादा प्रेशर में तैयार की गई कोई कहानी लगती है। कुछ मेहमानों ने खाना बंद कर दिया। लैंगफोर्ड देखता रहा। मेरी गर्दन पर गर्मी चढ़ने लगी। वह अंगूठी, मेरी असली अंगूठी, ऊपर मेरे सामान में छिपी पड़ी थी, जो एक ऐसी औरत के लिए खरीदी गई थी जिसने रोहन को उसके बोनस पैकेज के साथ चुना था। मेज के नीचे प्रिया का हाथ मेरे हाथ के और करीब आया। वह चाहती तो उस अंगूठी का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उस फैसले ने मुझे कविता के सवाल से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई। हर कमिटमेंट पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया जाता, प्रिया ने कहा। कितनी सुविधाजनक बात है, कविता ने जवाब दिया। मैंने अपना कांटा मेज पर थोड़ा जोर से रख दिया। बढ़िया। तुम बार बार सुविधाजनक ऐसे कह रही हो जैसे नाश्ते से पहले किसी के दरवाजे से फोटो खींचना कोई बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस हो। कविता का चेहरा तुरंत नरम हो गया। मैं समझ सकती हूं कि तुम डिफेंसिव बचाव हो रहे हो विराज। लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रिया मायने रखती है। अगर यह सगाई असली है तो उत्सुकता होना लाजिमी है, और अगर यह असली नहीं है तो वह यहां बैठे हर इंसान से एक झूठ पर भरोसा करने के लिए कह रही है। वो बात सीधे जाकर लगी, क्योंकि यह सगाई सच में एक झूठ थी। हमारा यह पूरा परफॉर्मेंस। लैंगफोर्ड बोला, अगर यह लड़का असली है तो यह प्राइवेट मामला है, और अगर इसका आविष्कार आज सुबह पैनिक में किया गया है तो यह साफ तौर पर डर है। कोई फैंसी शब्द नहीं, सीधे तौर पर आरोप था। मैंने लैंगफोर्ड को देखा, फिर कविता को, फिर प्रिया के हाथ को जो मेरे हाथ के पास था। एक समझदार आदमी शायद चुप रहता। मैं एक सुधरता हुआ बेवकूफ था, जो एक अलग कैटेगरी होती है। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? लैंगफोर्ड ने सिर हिलाया। क्या यहां हर कोई हमेशा लोगों के बारे में ऐसे ही बात करता है जैसे वे कोई इन्वेस्टमेंट का रिस्क, निवेश का खतरा हो, या फिर यह आज रात के डिनर की थीम है? कोई नहीं हंसा। बहुत ही शानदार शुरुआत थी। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं समझता हूं प्रिया महत्वपूर्ण है। आप लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वह पैनिक हो गई, क्या मैं असली हूं, या कविता ने कुछ गंदा पकड़ा है, या खुद कुछ गंदा क्रिएट किया है। लेकिन अगर चिंता का विषय भरोसा है तो शायद शुरुआत उस इंसान से की जानी चाहिए जिसने फोटो ली, उस पर एक घटिया कैप्शन लगाया, और उस अफवाह को किसी हैंडबैग की तरह सजाकर डिनर टेबल पर ले आई। वहां की खामोशी का रंग बदल गया। लैंगफोर्ड के पास बैठी एक महिला ने अपना वाइन ग्लास नीचे कर लिया। मेज के दूसरे छोर पर बैठे एक आदमी ने कविता के फोन की तरफ देखा। कविता ने अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे माफ करना विराज। मुझे नहीं पता था कि ईमानदारी के बारे में पूछे गए सवाल तुम्हें एक हमले की तरह लगेंगे। परफेक्ट आवाज, परफेक्ट चेहरा, जहर जो माफी के रूप में लपेट कर दिया गया था। मैं मुस्कुराया। मैं यहां नया हूं, मुझे लगा कि डेजर्ट मीठे से पहले भावनाओं की इजाजत होती है। हीरे का ब्रेसलेट पहने महिला इस बार हंस पड़ी, और उसने अपने मुंह को छिपाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता ने देखा, प्रिया ने देखा, लैंगफोर्ड ने भी देखा। एक पल के लिए मैंने लगभग मेज के नीचे यह चेक करने के लिए देखा कि
कहीं मेरी आत्मा मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई और मेरी जगह कोई समझदार इंसान तो नहीं आ गया। प्रिया धीरे से बुदबुदाई, सावधान। ये बुरा वाला सावधान था या अच्छा वाला? हाँ, ठीक था। डिनर का दूसरा कोर्स आ गया। मछली, जिसके सॉस को देखकर लगता था कि वह किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़कर आई हो। कविता ने तब तक इंतजार किया जब तक लोग थोड़े रिलैक्स नहीं हो गए। तो विराज, जब तुम प्रिया को इतने अच्छे से जानते हो तो बताओ, उसका पसंदीदा नाश्ता, फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? मैं वहीं जम गया। मुझे उसका पसंदीदा नाश्ता नहीं पता था। मुझे उसका जन्मदिन, मिडिल नेम या यह भी नहीं पता था कि बिलियनियर्स का कोई पसंदीदा रंग होता है या सिर्फ एक अप्रूव्ड पैलेट होता है। फिर मुझे वह सुबह याद आई, वे नज़रअंदाज की गई कॉल्स, वह बिना छुई हुई ठंडी कॉफ़ी और उसका यह बर्ताव जैसे खाने की ज़रूरत होना कोई कमज़ोरी हो। मुझे उसका पसंदीदा नाश्ता नहीं पता, मैंने कहा। कविता की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी की। पर मैं ये जानता हूं कि जब वह स्ट्रेस्ड, तनाव में होती है तो वह खाना नहीं खाती। वह कॉफ़ी को ठंडी होने देती है और ऐसा नाटक करती है जैसे वह उसे ठंडी ही पीना चाहती थी। वह ऐसा बर्ताव भी करती है जैसे ब्लड शुगर का कम होना उसके लेवल से नीचे की चीज़ हो, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ाना है, क्योंकि एक डरावनी सी ईओ को भी खाने की ज़रूरत होती है। प्रिया बहुत धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। ओह नो, शायद मैंने इन्वेस्टर्स के सामने एक बिलियनियर पर भूखे रहने का आरोप लगा दिया था। पूरे टेरेस ने अपनी सांसें रोक लीं। तभी हीरे का ब्रेसलेट पहने महिला ने कहा, यह तो बिल्कुल प्रिया जैसी बात लग रही है। लैंगफोर्ड के पास बैठे एक आदमी ने सिर हिलाया। प्रिया ने मुझे एक और सेकंड के लिए घूर कर देखा, फिर शांति से मछली का एक टुकड़ा खाया। यह बहुत अनाइंग अडियल है, उसने कहा। कुछ मेहमान हंस पड़े। लेकिन यह सही भी है। उसे जीत की तरह महसूस नहीं होना चाहिए था, पर हुआ। कविता का हाथ अपने नैपकिन पर कस गया। पहला असली क्रैक। बाद में कविता ने एक और धारदार हथियार आजमाया। मुझे सच में तुम्हारी तारीफ करनी होगी विराज। कुछ मर्द इस तरह के कमरे में बिना किसी बैकग्राउंड पोजीशन या प्रिया की दुनिया से किसी विजिबल कनेक्शन के बिना बहुत असहज महसूस करते। लेकिन तुम बहुत बहादुर लग रहे हो। वह रुकी। या फिर बहुत फ्लेक्सिबल, लचीले हो। ये वही पब्लिक में थपथपाकर थप्पड़ मारने का तरीका था। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि प्यार बहुत ताकतवर होता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ताकतवर हो सकता है। कभी कभी लोग उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर तब जब सामने वाली महिला इतनी अमीर हो। वे शब्द ठीक वहीं जाकर लगे जहां वह चाहती थी। गीता की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। ये नाटक करना कि प्यार ही काफी है। रोहन की हंसी उसके पीछे पीछे आई। मेरा तिमाही बोनस इस ट्रिप का खर्च 2 बार उठा सकता है। प्रिया थोड़ा घूमी, दखल देने के लिए तैयार। मैं उस वाक्य से कोई रेस्क्यू, बचाव नहीं चाहता था। मैं खुद उसका सामना करके सरवाइव करना चाहता था। मैंने कविता की तरफ देखा। मैं गरीब हूं। पूरी मेज जम गई। कविता खुश दिखी। उसे लगा कि मैंने वही हिस्सा मान लिया है जो वह सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने बात पूरी की। मैं गरीब हूं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा ब्रेड प्लेट कौन सा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह सलाद सिर्फ सजावट के लिए था। लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं यहाँ किसी अमीर औरत के पीछे छिपने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं प्रिया के बगल में इसलिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि किसी ने मेरी तरफ पैसे लहराए हैं। कविता की मुस्कान लड़खड़ा गई। तुम बार बार मुझे चीप दिखाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि इससे तुम्हारी खींची हुई फोटो साफ और पाक साफ दिखती है। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने किसी की पर्सनल तबाही को डिनर के मनोरंजन में बदल दिया। इस बात ने सीधे असर किया। कविता की सहेली ने थोड़ा पीछे रुक किया। लैंगफोर्ड ने यह नाटक करना छोड़ दिया कि यह सिर्फ एक बिजनेस की बात है। कविता बहुत देर से हंसी। तुम उस इंसान के लिए बहुत डिफेंसिव हो जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, प्रिया ने जवाब दिया, जिस इंसान को आधे घंटे से ऐसे लोग नीचा दिखा रहे हो जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके लिए डिफेंसिव होना बहुत ही छोटी बात है। यह पहली बार था जब उसने अपनी मर्जी से मेरा बचाव किया था। नकली मंगेतर का नहीं, बल्कि मेरा, विराज का। मैंने उसकी तरफ देखा, पर उसने वापस नहीं देखा। उसकी आंखें कविता पर टिकी थीं, ठंडी, तेज और वफादार। यह तब तक सिर्फ एक स्ट्रेटजी लग रही थी जब तक कि यह असलियत में नहीं बदल गई। लैंगफोर्ड ने अपने हाथ बांध लिए। मिस कविता, आपकी चिंता पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है। कविता ने अपनी आंखें नीची कर लीं। बेशक, मैं तो बस वही चाहती हूं जो प्रिया के लिए सबसे अच्छा हो। प्रिया ने कहा, तुम्हारे लिए यह कितना थका देने वाला काम होगा। एक वेटर के हाथ से लगभग चम्मच गिरते गिरते बचा। मैंने एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराने से बचने के लिए अपनी प्लेट की तरफ नीचे देखा। डिनर का बैलेंस बदल चुका था। कविता अभी भी खतरनाक थी, लैंगफोर्ड अभी भी देख रहा था, और मेरा नाम अभी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट बनने से सिर्फ एक सर्च की दूरी पर था।
लेकिन मैं अभी तक टूटा नहीं था और सिर्फ यही बात अपने आप में एक जीत जैसी थी। तभी लैंगफोर्ड ने अपना टारगेट बदला। कुछ इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या आज सुबह की घटना ने तुम्हारे जजमेंट को प्रभावित किया है, उसने प्रिया से कहा। मेज का माहौल दोबारा ठंडा हो गया। अगर ये कहानी एक झूठ साबित होती है, उसने बहुत शांति से जोड़ा, तो कल सिर्फ मैं अकेला सवाल पूछने वाला नहीं रहूंगा। कविता की आंखें चमक उठी। प्रिया का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, कुछ ज्यादा ही शांत। मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका। अगर यह उनका ध्यान भटका हुआ रूप है, तो मैं ये देखने से नफरत करूंगा जब बाकी सब पूरी तरह फोकस कर रहे हो। कुछ सिर हमारी तरफ घूमे। मैंने उन्हें एक चोरी की हुई फोटो, एक अफवाह, फोन से भरी लॉबी, एक नकली सगाई जिसकी उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की थी, और इस डिनर को हैंडल करते हुए देखा है। मुझे इसका हिस्सा बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, और मुझे इमोशनली एक कुर्सी की जरूरत महसूस हो रही है। हीरे का ब्रेसलेट पहने महिला दोबारा हंस पड़ी। लैंगफोर्ड ने प्रिया की तरफ देखा। मैंने कहा, मेरा मतलब है कि वह बहुत तेजी से खुद को संभालती है। प्रिया मुझे घूरती रही, और उन्हें थोड़ा ज्यादा खाना खाना चाहिए। वह वाक्य मेरे मुंह से रुकने से पहले ही बाहर निकल गया। पूरी मेज हंस पड़ी, यहां तक कि नेहा ने भी एक सेकंड के लिए अपने टैबलेट की तरफ नीचे देखा। प्रिया की नजरें अगर पत्थर को तराश सकती तो मैं वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसका वो लगभग मुस्कुराने वाला चेहरा दोबारा दिखाई दिया। लैंगफोर्ड ने इसे नोटिस किया। भरोसा नहीं, बल्कि दिलचस्पी, शायद अमीर लोगों का सम्मान। अमीर लोगों की जीत आमतौर पर भविष्य के इनवॉइस के साथ ही आती थी। कविता की मुस्कान और ठंडी होकर वापस आई। उसकी नजरें मुझे पार करती हुई टेरेस के दरवाजों की तरफ गईं। दो स्टाफ मेंबर्स एंट्रेंस के पास कुछ फुसफुसा रहे थे, एक के हाथ में फोन था। नेहा ने नोटिस किया। कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी लाइजन आ रहे हैं, उसने धीरे से कहा। लैंगफोर्ड के ऑफिस ने एडिशनल रिसोर्ट सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। प्रिया की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने उसे अप्रूव नहीं किया था। लैंगफोर्ड का ऑफिस सबमिट कोऑर्डिनेटर के थ्रू गया था। कविता ने अपनी वाइन की एक चुस्की ली। शायद यह सब उसी की वजह से हुआ था, या शायद वो बस तब मुस्कुराती थी जब कुछ बुरा होता था। इस मोड़ पर मुझे कविता पर उतना ही भरोसा था जितना किसी एयरपोर्ट की बासी सुशी पर। टेरेस के दरवाजे खुले। एक आदमी की हंसने की आवाज सबसे पहले अंदर आई, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स और इतनी पहचानी हुई कि मेरा पूरा दिमाग प्रोसेस करने से पहले ही मेरे कंधे अकड़ गए। एक स्टाफ मेंबर साइड हटा, और विटमोर ग्लोबल का बैज पहने, हाथ में फोन लिए एक आदमी टेरेस पर आया। साफ हेयर कट, सिल्वर घड़ी और एक ऐसी मुस्कान जिसे खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन था। रोहन। तभी उसके पीछे पीछे गीता ने अंदर कदम रखा। उसका हाथ रोहन की बांह में फंसा हुआ था। भले ही नेहा का चेहरा देखकर यह साफ था कि उसका वहां होने का कोई ऑफिशियल कारण नहीं था। उसने क्रीम रंग की एक सॉफ्ट ड्रेस पहनी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद उसी वेकेशन के लिए खरीदी गई थी जिसके लिए मैंने सालों तक इमोशनल रेंट चुकाया था। उसकी मुस्कान तब तक बहुत ब्राइट थी जब तक उसने मुझे नहीं देख लिया। फिर वो मुस्कान वहीं मर गई। उसकी आंखें मेरे बगल में बैठी प्रिया पर गईं। गीता के चेहरे पर एक तीखा भाव आया, इससे पहले कि उसकी वही पुरानी कोमल और मासूम एक्सप्रेशन वापस आती। वो बहुत फास्ट था, लेकिन मैंने देख लिया था। गीता ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा दिखूंगा। रोहन अभी भी फोन पर हंस रहा था। तभी उसकी नजरें मेज को पार करती हुई लैंगफोर्ड, कविता और प्रिया से होती हुई मुझ पर आकर रुकीं, जो प्रिया विटमोर के बगल में एक ऐसे काले सूट में बैठा था जिसकी कीमत मेरी असली हवाई जहाज की टिकट से भी ज्यादा थी। रोहन चलते चलते रुक गया। उसका मुंह खुला। पुरानी आदत के मुताबिक वह हंसने ही वाला था। तभी उसकी आंखें प्रिया पर गईं। वह हंसी उसके गले तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। उसकी नजरें उसके सीने पर लटके विटमोर ग्लोबल के बैज पर टिक गईं। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रोहन ने मुंह खोलने से पहले कमरे का माहौल चेक किया था। पूरा टेरेस इतना शांत हो गया कि नीचे समुद्र की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया ने मेरी नजर का पीछा किया। तुम इसे जानते हो? उसने पूछा। मैंने उस आदमी को देखा जिसने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई थी, मेरे हनीमून को कॉपी किया था, और जो मेरे बगल में बैठी महिला की ही कंपनी में काम करता था। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। गीता का हाथ उसकी बांह से फिसल गया। रोहन के पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो चुके थे। हां, मैंने कहा, यह रोहन है। कल रोहन मेरी प्रपोजल रिंग देखकर हंस रहा था। आज रात वह प्रिया विटमोर के सामने खड़ा था और यह याद कर रहा था कि नौकरी कितनी नाजुक चीज हो सकती है। पूरा टेरेस बिल्कुल शांत रहा। रोहन के चेहरे से उसकी वह नकली मुस्कान आधी गायब हो चुकी थी। उसका फोन अभी भी उसके कान के पास था, लेकिन दूसरी तरफ जो कोई भी था वह मानो किसी दूसरी दुनिया से बात कर रहा था। उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा, पुरानी आदत के मुताबिक डिस्काउंट विराज, लेकिन फिर उसकी आंखें मेरे बगल में बैठी प्रिया पर गईं। नई हकीकत। ओह नो।
उसकी नजरें उसके सीने पर लटकते हुए व्हिटमोर ग्लोबल के बैज पर नीचे जा टिकीं। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रोहन ने मुंह खोलने से पहले कुछ कैलकुलेशन किया था। मैं इस पल का मजा लेना चाहता था। सच में एक बेहतर इंसान शायद पीछे की तरफ झुक जाता और इस खामोशी को ही उसे सजा देने देता। लेकिन मैं अभी तक वैसा इंसान नहीं बना था। मेरा पेट अंदर से सिकुड़ गया और सांस लेना महंगा लगने लगा, क्योंकि रोहन सिर्फ मेरा पुराना बुली नहीं था। वह आदमी था जिसे गीता ने तब चुना था जब अंगूठी अभी भी मेरी जेब में थी, और गीता उसके पीछे खड़ी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई ऐसी भाषा बन चुका हूं जिसे वह कभी बोलती थी लेकिन अब पढ़ नहीं पा रही थी। प्रिया की आवाज धीमी रही। तुम जानते हो इसे? हाँ, ये रोहन है। रोहन ने थूक निकला। बहुत ही छोटा खूबसूरत नजारा। कविता ने भी इसे देखा। उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे किसी ने उसके हाथ में रिबन बंधा हुआ चाकू दे दिया हो। रोहन ने अपना फोन नीचे किया। मिस प्रिया, उसने बहुत तेजी से कहा। कॉर्पोरेट मोड इतनी जल्दी एक्टिव हुआ कि मुझे उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बचने की कला के लिए लगभग सम्मान महसूस हुआ। इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप आज रात यहां अटेंड कर रही हैं। प्रिया ने उसे सीधे देखा। एक शब्द ही उसे सीधा खड़ा रखने के लिए काफी था। गीता की आंखें प्रिया से मुंह पर और फिर वापस प्रिया पर घूमी। उसे पता था कि रोहन व्हिटमोर ग्लोबल में काम करता है। उसने उसे इसके बारे में डींगे मारते हुए सुना था। अब वह उस औरत को देख रही थी जो इस पूरी दुनिया की मालिक थी। रोहन, जो मुझे छोटा महसूस कराता था, अब खुद छोटा लग रहा था। गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने नोटिस किया कि प्रिया मुझे किसी गलती की तरह नहीं देख रही थी। गीता की आंखें आधे सेकंड के लिए सिकुड़ी, इससे पहले कि उसकी वही पुरानी मिठास वापस आती। मुझे नफरत हो रही थी कि मैंने इस पर ध्यान दिया, लेकिन वह अभी भी सुंदर लग रही थी। गर्लफ्रेंड द्वारा छोड़े जाने से आपकी आंखों की रोशनी खत्म नहीं हो जाती, वह बस आंखों की रोशनी को अनाइंग, परेशान करने वाला बना देती है। नेहा दीवार के पास से और करीब आई। टैबलेट पहले से ही हाथ में था। रोहन रीड, कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी डिवीजन। रोहन की आंखें उसकी तरफ झटकीं। यस मिस नेहा। नेहा की नजर गीता पर गई। और आपकी गेस्ट? रोहन का मुंह खुला फिर बंद हो गया। गीता ने उसे बचाया या बचाने की कोशिश की। मैं गीता हूं, उसने बहुत ही कोमल आवाज में कहा। वही कोमल सावधान आवाज जो वह तब इस्तेमाल करती थी जब वह चाहती थी कि लोग उसे मासूम समझें। वही लहजा जो उसने मेरे अपार्टमेंट के बाहर मुझे तमीज से तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। मेरा जबड़ा कस गया। प्रिया ने इसे नोटिस कर लिया। अब तक वह औरत मेरे इमोशनल डैमेज को होटल स्टाफ द्वारा अनपेड मिनी बार चार्ज को पकड़ने से भी ज्यादा तेजी से डिटेक्ट करना सीख चुकी थी। गीता एक कदम आगे बढ़ी। विराज, मेरा नाम आज रात अलग लगा। कल ये एक माफीनामा था, आज रात ये एक दिलचस्पी थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह दिखोगे, उसने कहा, इतना धीमे कि मेज पर बैठे लोग सुन सकें। कंसर्न, चिंता। लेकिन मुझे उसके नीचे का असली वाक्य सुनाई दे गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम कीमती दिखोगे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरी औरत तुम्हें इस तरह देखेगी जैसे तुम डिफेंड किए जाने के लायक हो। मेज के नीचे मेरा हाथ हिला। मैंने प्रिया का हाथ नहीं पकड़ा। मैं कसम खाता हूं, लेकिन प्रिया की उंगलियां फिर भी मेरे हाथ के करीब आ गईं। एक शांत चेतावनी या फिर सपोर्ट। प्रिया के साथ इस अंतर का अभी भी लीगल रिव्यू होना बाकी था। कविता ने अपना ग्लास नीचे रखा। ओह, यह तो दिलचस्प है। हर एक सिर घूमा। तुम विराज को जानती हो? रोहन ने पहले खुद को संभाला। हम एक दूसरे को बहुत समय पहले से जानते हैं। स्मूथ, शिष्ट, एक कॉर्पोरेट झूठ जिसने डिओड्रेंट लगा रखा हो। कल का दिन बहुत पुराना समय नहीं होता, मैंने कहा। मेज का माहौल शिफ्ट हुआ। रोहन की वह नकली मुस्कान झटकी। गीता ने मेरी तरफ बहुत तेजी से देखा। कविता मुस्कुराई। कल मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन रोहन ने मुझे पुराना इतिहास कहा था। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर यह नहीं। रोहन ने अपना गला साफ किया। रिजॉर्ट में बस हमारे रास्ते एक दूसरे से टकरा गए। कल मुझे नीचा दिखाने के बाद आज यहां इस तरह दिखाई देना, रास्ते टकराने का बहुत ही फनी तरीका है। वे शब्द स्ट्रैटेजी के दखल देने से पहले ही हवा में तैर गए। रोहन की आंखें तेज हो गईं। गीता ने फुसफुसाकर कहा, विराज। वही आवाज जो मुझे तब भी माफी मांगने पर मजबूर कर देती थी जब चाकू उसने पकड़ा होता था। इस बार मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई। रोहन की मुस्कान और पतली हो गई। मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो। उस आदमी ने हाई स्कूल में मेरा बैकपैक कचरे में डाला था, पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को डेट किया था, मेरी अंगूठी देखकर हंसा था, और अब वह कंफ्यूजन पर डिस्कस करना चाहता था।
प्रिया आखिरकार बोली, मिस्टर रोहन। रोहन का पूरा शरीर मानो सीधे अटेंशन मोड में आ गया। यस मिस प्रिया। पहला असली रिफंड। कल तक वह विटमोर ग्लोबल का नाम ऐसे लेता था जैसे उसने जंग जीत ली हो। आज रात वही नाम उसके गले का पट्टा बन चुका था। प्रिया की आंखें उसके बैज से गीता पर गईं। तुम एक अनऑथराइज्ड, अनाधिकृत गेस्ट को एक प्राइवेट डिनर में क्यों लेकर आए? रोहन का कॉन्फिडेंस फिसल गया। वह पास में ही वेट कर रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड सीटिंग अरेंजमेंट में बदल चुका है। नेहा ने अपने टैबलेट के ऊपर से उसे देखा। यह हमेशा से रिस्ट्रिक्टेड था। दरवाजों के पास खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने एक कदम आगे बढ़ाया। नाटकीय नहीं, बस इतना कि गीता नोटिस कर सके। उसने किया। रोहन ने भी इसे देख लिया। उसका हाथ गीता की कोहनी से पीछे हट गया। एक सेकंड पहले उसे पकड़ना रोमांटिक लग रहा था, अब वह एक एविडेंस, सबूत जैसा दिख रहा था। मेरी गलती है, उसने कहा। रोहन अपनी गलती मान रहा था। अगर हाई स्कूल वाले विराज ने यह देखा होता तो वह आसमान में उड़ती हुई कुर्सियों को चेक करता। गीता ने अपने हाथ आपस में बांध लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं था। रोहन से इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए कहा गया था और मैं उनके साथ आ गई। मैं जा सकती हूं, वह इतनी कोमल आवाज में बोली कि कुछ मेहमानों का दिल पिघल गया। यही गीता का टैलेंट था। वह अपने स्वार्थ को एक एक्सीडेंट की तरह साउंड करा सकती थी। कविता ने अपने मोतियों के झुमके को छुआ। अगर तुम विराज को जानती हो तो भागने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुम यहां बैठे हर इंसान को यह समझने में मदद कर सको। सुरक्षाकर्मी अब और इंतजार नहीं कर रहा था। गीता जा सकती थी, सब देख सकते थे कि वह जाना नहीं चाहती थी। प्रिया की नजर कविता पर कटी। क्या समझने में? हर किसी से यह एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है कि विराज तुम्हारा प्राइवेट मंगेतर है। अब दो लोग ऐसे अंदर आए हैं जो जाहिर तौर पर उसे आज से पहले से जानते हैं। यह काफी रिलेवेंट, प्रासंगिक लग रहा है। रिलेवेंट, एक साफ सुथरा छोटा सा जाल। लैंगफोर्ड ने अपने हाथ बांध लिए और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने कविता को और जगह दे दी। कविता गीता को देखकर मुस्कुराई। तुम विराज को कैसे जानती हो? गीता ने मेरी तरफ देखा। हम डेट करते थे, उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा। बहुत लंबे समय तक। पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया। अमीर लोगों को दूसरों का ड्रामा देखना तब बहुत पसंद आता था जब उसके साथ ह्यूमिलिएशन, अपमान मुफ्त मिले। प्रिया की आवाज ने सन्नाटे को काटा। वह रिश्ता कब खत्म हुआ? गीता हिचकिचाई। रोहन ने बहुत तेजी से जवाब दिया, हाल ही में। बुरा जवाब था, वह खुद भी यह जानता था। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उससे पूछा है। रोहन का मुंह बंद हो गया। मेरी किशोरावस्था के दुख का एक और छोटा सा रिफंड। गीता की उंगलियां आपस में भिंच गईं। कल का टेरेस अब बदल चुका था। कोई चीख पुकार नहीं, पर कई लोग अब मुझसे प्रिया और फिर रोहन की तरफ देख रहे थे। वह नकली सगाई अब मेरे असली दिल टूटने के सच से सबके सामने टकरा चुकी थी। कविता का एक्सप्रेशन अभी भी मासूम बना रहा। कल ही? ये तो बहुत पेनफुल, दर्दनाक रहा होगा। मैं एक बार हंसा। पेनफुल तो बहुत ही छोटा शब्द है। गीता की आंखों में आंसू आ गए, बहुत तेजी से। वह आंसू बहाने में हमेशा से एक्सपर्ट थी। पूरी तरह फेंक नहीं, यही तो उसका डेंजरस पार्ट था। वह आपके जख्म पर नमक डालते हुए भी खुद के लिए विक्टिम, पीड़ित जैसा महसूस कर सकती थी। विराज, उसने कहा, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह लाइन कचरे के म्यूजियम में रखी जाने लायक थी। रोहन ने उसकी कोहनी छुई। उसने इसे प्यार से संभालने की कोशिश की। दयालुता से, मैंने कहा। रोहन ने खुद को बहुत देर से संभाला। प्रिया ने यह सुना, पूरी मेज ने यह सुना। मेरा मतलब है, ब्रेकअप बहुत उलझे हुए होते हैं। मेरे सूटकेस के पास खड़े होकर मेरी प्रपोजल रिंग पर हंसना वाकई बहुत उलझा हुआ था। वे शब्द हवा में तैरने लगे। गीता का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन का हाथ ढीला होकर गिर गया। कविता ने एक सेकंड के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने उसे उम्मीद से ज्यादा तीखी चीज दे दी थी। लैंगफोर्ड की आंखें रोहन पर टिकीं। प्रपोजल रिंग। एक बुरा दरवाजा खुल चुका था। प्रिया के हाथ ने मेरे हाथ के पिछले हिस्से को छुआ। हल्का छोटा सा एहसास, एक याद दिलाना कि मुझे हुक्म मिलते ही खून बहाने की जरूरत नहीं थी। वह अंगूठी ऊपर मेरे सामान में छिपी पड़ी थी। मेज को अभी उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे भी अभी उसकी जरूरत नहीं थी। इसे भूल जाओ, मैंने कहा। कविता थोड़ा आगे झुकी।
ओ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे भूलना चाहता है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। बहुत हुआ। कविता मुस्कुराई। मैं तो बस टाइमलाइन समझने की कोशिश कर रही हूं। विराज कल तक गीता को डेट कर रहा था, आज वह तुम्हारा मंगेतर है। यकीनन तुम समझ सकती हो कि लोगों के मन में सवाल क्यों हैं। मैं देख रही हूं कि तुम उन सवालों का मजा ले रही हो, प्रिया ने कहा। गीता ने हम दोनों के बीच देखा। उसकी आंखों में कुछ चमका। दुख नहीं, बल्कि असहजता कि किसी दूसरी औरत के पास मुझे डिफेंड करने का हक था। फिर उसकी आवाज दोबारा नरम हो गई। विराज, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही हूं। पूरे 3 साल तक मैं ऐसी ही लाइनों पर यकीन करना चाहता था। मैंने उसे देखा। तुम कल रोहन को मेरे अपार्टमेंट के बाहर लेकर आई थीं। उसकी आंखें नीची हो गईं। तुम वहां खड़ी रहीं जब वह हंस रहा था। मैंने उससे कहा था कि वह क्रूर न बने। उसने धीरे से कहा। जब वह मजे ले चुका था उसके बाद उसका मुंह बंद हो गया। एक असली झटका, छोटा लेकिन असली। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। सावधान रहो। पुराना रोहन बस थोड़ा सा बाहर आया। फिर उसे याद आया कि वह कहाँ खड़ा था। मिस्टर विराज, उसने सुधार किया। बहुत ही अजीब लगा। एक मेहमान ने नैपकिन में खांसा। प्रिया ने रोहन के बैज को देखा। क्या तुम आमतौर पर मेहमानों को सावधान रहने के लिए कहते हो? नहीं मिस प्रिया। तो फिर एक अलग टोन चुनो। जी मिस प्रिया। हर जी एक छोटा सा रिफंड था। कविता ने कमरे के माहौल को बदलते देखा। रोहन मुझ पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। गीता धीरे से हमला कर सकती थी और कविता दोनों का इस्तेमाल कर सकती थी। वह गीता की तरफ घूमी। तुम्हें तो बहुत झटका लगा होगा। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ब्रेकअप के एक दिन से भी कम समय में प्रिया के सीक्रेट मंगेतर के रूप में सामने आ गया। गीता का चेहरा कांपा। मुझे झटका लगा है, उसने कहा, और मुझे चिंता भी हो रही है। चिंता शब्द ने कंट्रोल को काइंडनेस, दया में बदल दिया। कविता ने अपना सिर तिरछा किया। किस बात की चिंता? विराज को कल बहुत ठेस पहुंची। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में कितनी रातों की मेहनत लगती है, यह बस एक क्रिएटर ही समझ सकता है। जब पार्ट 1 पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था तो थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाना बैंड नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये स्टोरी आगे कंटिन्यू हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। और हाँ, कमेंट में मुझे अभी बताओ कि आपको किस टाइप की स्टोरीज सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्शन, रिवेंज, एनिमे या ओवर पावर्ड मैन कैरेक्टर। आप बोलो, अगला कॉन्सेप्ट वही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।